हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड सचिवालय का मेंस का सिलेबस जो कंप्लीट कर रहे थे उसका कोटा का सिलेबस में से हम लोग दामोदरी कुरान स्टार्ट करेंगे, जो कि शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। तो स्टार्ट करने से पहले कि जो शिवनाथ परमाणिक जी का जो थोड़ा परिचय हम लोग को देखना है। तो शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में हम लोग को देखेंगे कि उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1950 में। और कलर थोड़ा बदल देते हैं पेन का, ग्रीन, हाँ। और स्थान था बैधमारा बोकारो। पिताजी का नाम था मुरलीधर परमानिक और माता का नाम तितकी देवी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा और देखें तो ये है 1968 में बोकारो इस्पात कारखाना में नौकरी करते थे। चतरा में इनको परिवर्तन विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जमशेदपुर में इनको काव्य विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इनकी प्रमुख कृति या इनकी रचना के बारे में अगर बात करें तो रुसल फुटूस एक कविता संग्रह है जो 1985 में लिखा गया। दामोदरी कुरान जिसको हम लोग को पढ़ना है वो एक काव्य खंड है जो 1986 में। और तातल और हेमाल एक कविता संग्रह है जो 1998 में। ठीक है, और खोटा लोक साहित्य के भी रचना इनके द्वारा किया गया। और इनकी जो रचनाएं हैं उनकी निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रही हैं, जैसे तितकी और लुवाठी पत्रिका में, आवाज़ में, रांची एक्सप्रेस में, डहर में, आदिवासी में, ये सब में। तो चलिए हम लोग शिवनाथ परमानिक जी के बारे में तो देखें। अब जो हम लोग को पढ़ना है दामोदरी कुरान। ठीक है, पद भाग का जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे खोटा काठेक पैदे खंडी। ठीक है, तो दामोदरी कुरान का जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो दामोदरी कुरान काव्य खंड में, तो उसमें है उमादित्य है, काल केतु है, कमल केतु है, सरंची है, धूमा है, मिहिर कुल है और सुगना मांझी है। तो ये प्रमुख व्यक्ति का नाम हो गया। और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे उमादित्य जो है वो क्या है कि प्रस्तुत काव्य में के आरंभ में बताया गया है कि गुप्त वंश का शासक उमादित्य के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार झारखंड तक किया गया, अर्थात अब मगध साम्राज्य की सीमा झारखंड तक फैल गई। कालकेतु के विषय में है कि मगध साम्राज्य का शासक कमल केतु का पिता है और वनवासियों से नफरत करता है, वनवासियों को कई तरह के यातना देता है, एक कट्टर शासक है। और कमल केतु जो है वो क्या है, काल केतु का पुत्र है और सरंची से विशुद्ध प्रेम करता है, सरंची से प्रेम करता है और अपने पिता के स्वभाव से ठीक विपरीत दयालु है, वनवासियों से प्रेम करने वाला, वन का रक्षक एवं सत्य का साथ देने वाला। सरंची जो है वो एक घटवाल की बेटी है। वो क्या है, वनवाभी है, वन की रक्षा, लोगों की रक्षा, सत्य के मार्ग पर चलने वाली। और धूमा जो है वो है मगध का राजवैद्य है और कमल केतु और सरंची का समर्थक है। मिहिर कुल के बारे में अगर देखा जाए तो यह हुनों का सेनापति था जो मगध साम्राज्य पर काल केतु के शासनकाल में आक्रमण करके मगध को लूटता है और आदिवासियों की हत्या की जाती है। और सुगना मांझी जो है वो अंतिम समय में काल केतु अपना महल सुगना मांझी को सौंप देता है। तो ये सब छोटा छोटा परिचय था। मेन यहाँ से स्टार्ट होता है सर्ग से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ये है दामोदरी कुरान, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे काव्यखंड आगे बढ़ेगा तो बात समझ में आएगा। तो सर्ग वन में मेला का दृश्य है और मेला का दृश्य में से इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि इस सर्ग में कहा गया है कि प्राकृतिक की गोद में बसा झारखंड का वन सखुआ, आम, करंज, सिरिस, महुआ, जामुन, परास आदि विविध प्रकार के पेड़ पौधों से भरा पूरा है। मगध साम्राज्य का राजा उमादित्य अपनी बड़ी सेना लेकर झारखंड के वन प्रदेश में आता है। बोकारो इस्पात नगर से लगभग 3 कोस उत्तर दिशा में दामोदर नदी के कछार में बसा अंकसर में आदिवासी और मगध सेना के बीच युद्ध हुआ।
सीधे साधे जंगल के लोग मगध की अनुशासित सेना के सामने नहीं टिक पाए और हार गए। कोठा में इस लाइन को लिखता है कि बनेक मांझे दिक्कु मंडाइल, मतलब जंगल के बीच में विदेशी बस गए। यहाँ अपना महल मंदिर स्थापित करके यहाँ के लोगों से मगध वासियों ने साहित्य सह्यामीता का संबंध कायम किया। इसी अंकसर में एक मेला लगा जहाँ अलग अलग जाति के लोग जमा हुए, व्यापारिक लेन देन भी हुआ। इसी मेला में एक बौद्ध साधु आकर उपदेश देता है और वह कहता है, सभी मनुष्य एक हैं, मनुष्य के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। जीवन का सार तत्व प्रेम है। हमें शारीरिक हिंसा और मन की हिंसा त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। यही बुद्ध का संदेश भी है। यह सुन करके लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे, हिंसा को छोड़ दिया। किंतु वैदिक संस्कृति के प्रभाव के कारण यज्ञ में जान बलि, पशु बलि जो बंद हुआ था वह फिर से उभरने लगा। जंगल को काटा जाने लगा। यहाँ के आदिवासियों पर कई तरह के अत्याचार गुप्त वंश के शासकों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा किया जाने लगा। इस सर्ग में प्रमुख जो अंश इस प्रकार से है कि महुआ, डोह, सरई, करंज, आम, जामुन, शीर्षक संग, परास आपन माने मांगत, बाहरे बह झारखंडेक बन, गुप्त बसेक गोडी दयक उमादित्य फुराय गेल, सरगैतय लागल राजाक पीढ़ी मेंथुक वन कटाए गेल। आगे जो सर्ग 2 स्टार्ट होता है तो उसमें दिखाया गया है कि सरंची और कमल केतु। ठीक है, सरंची के बारे में हम लोग जानते थे कि वनवासी है, मतलब जंगल की लड़की है और एक घटवाल की बेटी है। और कमल केतु के बारे में जानते हैं कि यह राजा काल केतु का बेटा है। ठीक है, और काल केतु कौन है? तो इसके पिता थे उमादित्य, जो गुप्त वंश के शासक थे। तो महुआ के वन में एक कमल फूल की कोढ़ी की तरह गरीब घटवाल के घर में सरंचिक का जन्म हुआ। सरंचिक का शिशु काल धूल और मिट्टी में बीता। 16 वर्ष में सरंची का यौवन महक उठा। एक बार सरंची वन के अंदर प्रवेश की, अपने काड़ा का ढूंढने वहां राजा काल केतु का पुत्र कमल केतु का दल पहुंचा, क्योंकि एक आदमखोर बाघ का शिकार करना था। मतलब है कि सरंची वन में थी और काल केतु का पुत्र भी जंगल में पहुंचा। ठीक है, और वो भी एक आदमखोर बाघ का शिकार करने के लिए पहुंचा था। क्या हुआ? शिवनाथ प्रामाणिक ने सरंची के बारे में इस सर्ग में बताया है। मतलब लेखक जी कहते हैं कि सरंची भले ही घटवाल की बेटी थी, एक वन बालिका थी, किंतु ये हरिणों के साथ खेलती थी, कोयल की तरह मधुर स्वर था और अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खरगोश, तितिर आदि का शिकार करती थी और इसके लिए गड्ढा नाला को बड़ी आसानी से पार कर जाती थी। कुल मिलाकर जैसा रूप वैसा गुण सरंची के अंदर था, जिसकी चर्चा दामोदर की तटवर्ती क्षेत्र में बसे गांव में जनजत तक होने लगा था। एक नारिक जन्म भैलय बोन महुआरे। ठीक है, खोठम लिखते हैं प्रामाणिक जी कि एक नारिक जन्म भैलय बोन महुआरे, कमल फूलक कोढ़ी नियर जनमली घटवाहा घरे, सरंची नामे बोन बालिका खेले हरिनेक जोरे, कोकिल तरी मधुर कंठे गावे मधुर सुरे, कांड धुनेक हाथे लैके आदिवासी बाला, कोहरा तितिर मायर बुले डेगे डागा नाला। जैसन रूप वैसन गुण पहली सरंची बोने, नावा करत दामुदरेक लोग गाँवे के जाने।
कमल केतु ने जब सरंची जैसी सुंदरी को वन में देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस समय सरंची एक वृक्ष की छाया में सोई हुई थी। उसी समय घोड़े की हिनाहट से वह जगी और सावधान करते हुए कहा, डेग बढ़ेले मारबो कांड तीर, कांड मतलब तीर, फाहर करबो करजी, हाथेक बलम फेंक दू दे पापी, ने तो देखबे सरंचिक मर्जी। बोलती है, डेग बढ़ौले मारबो कांड, फाफर करबे करजी, हाथेक बालम फेंक दुक दे पापी, ने तो देखबे सरंचिक मर्जी। अर्थात कदम यदि बढ़ाया तो तीर से कलेजे को छन्नी कर दूंगी। अपने हाथों के हथियार को फेंक दो, अन्यथा तुझ जैसे पापी का हालत सरंची के मर्जी से खराब कर दिया जाएगा। कमल केतु स्थिर होकर मन में कहा, क्या ये नारी है, कोई परी है या कवि की कल्पना है? कमल केतु विनती करते हुए कहा, हे वन बाला, हे वन देवी, तुम हो कौन? क्या तुम गौतम बुद्ध की पुजारिन हो, या वन की देवी हो, या झारखंडी देवी हो, या मगध के हितैषी हो, या उमादित्य के वरुणी हो यानी समर्थक हो, या फिर मैं माँ शक्ति के रूप में चंचला देवी हो? तो सरंची ने कहा, पहले तुम बताओ आखिर तुम कौन हो? तो कमल केतु ने अपना परिचय इस प्रकार दिया, बाप हमर राजा काल केतु, उमादित्य हमर पुरखा, नाम कमल केतु, हमर काम बनवासी के रेखा। मतलब बाप हमर राजा काल केतु, उमादित्य हमार पुरखा, नाव कमल केतु, हमार काम वनवासी के रेखा मतलब रक्षा। तो वनवासियों की रक्षा की बात सुनकर सरंची ने कहा, माय माटी के नंगट कर देल उमादित्य तोर पुरखा, बन मानुषिक मांस नोचल तोय अब करबे रेखा। मतलब बोले माय माटी के नंगा कर देले तुम्हारे जो पुरखा थे उमादित्य, और वन मनुष्य के, जंगल के मनुष्य का मांस खा गए नोच के, और तुम्हें करबे रक्षा। ठीक है। तो जैसे ही कमल केतु ने अपने पिता का नाम काल केतु बताया, अपने पूर्वज उमादित्य का बताया, साथ में यह भी कहा कि वनवासियों का रक्षक हूँ, तो सरंची ने कहा क्रोध भाव से, तुम्हारे पिता ने जंगल को काट डाला, तुम्हारे पूर्वज उमादित्य ने इस मिट्टी और मातृभूमि को निर्वस्त्र किया, जंगल के लोगों के शरीर का मांस नोचने का काम किया, और तुम अब कहते हो कि मैं वनवासियों का एक रक्षक हूँ। तुम्हारा राजमहल अंकसर में बन कर खड़ा है, उसमें हीरा, सोना और चंदन की लकड़ियों का प्रयोग किया गया है, वो वनवासियों का है। कहा गया है, पिता का गुण भले ही पूरी तरह से पुत्र में ना पहुँचे, किंतु कुछ ना कुछ तो जरूर पहुँचता है। तो बापेक छाप दाढ़ी भेले बेटों के हवाई थोड़ी थोड़ी, अर्थात पिता का आनुवंशिक गुण पुत्र कुछ न कुछ जरूर प्राप्त करता है। कुछ ही समय के बाद दोनों के बीच का वाद विवाद समाप्त होता है, आपस की शंकाएं मिट जाती है। ठीक इसी समय एक आदमखोर बाघ पुटूस में चहलकदमी करता है। सरंची और कमल के बाण एक साथ छूटते हैं। बाघ झपट कर कमल को घायल कर देता है, लेकिन सरंची के वार से बाघ का अंत हो जाता है। सरंची ने पुटूस की सूखी लकड़ी से टुकड़ों को जलाकर कमल के घाव को सेकने लगती है। इसी तरह रात बीत जाता है। सुबह कमल केतु के सैनिक आए, कमल केतु को और मृत बाघ को देखकर राजमहल पहुंचे। सरंची भी अपने घर वापस पहुंची या लौटी, एक सुंदर कल्पना के साथ। अपनी आंखों के आंसू को पोंछकर मन में एक उमंग पालने लगी। उसके हृदय में भी राजकुमार कमल केतु के प्रति प्यार पनप उठा। आगे है, फहम फुराइल दुयो बांटे,
एक ठीने बात भेला, चाड़ा माड़ा घोड़ा के ऊपर कमल केतु लदाय लेला। ठीक है, तो आज यहीं तक देखते हैं। आगे जो है सो हम लोग नेक्स्ट सर्ग में देखेंगे। तो अभी तक हम लोग कमल केतु और सरंची का प्रेम के बारे में देखें। तो आगे हम लोग जैसे जैसे ये काव्य खंड आगे बढ़ेगा दामोदर कुरान, तो बाकी बात पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग क्या करिए, पीछे का वीडियो रिवीजन करते रहिए। और डेमो टेस्ट अगर आपको देना है तो डिस्क्रिप्शन में उस टेस्ट का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप दे सकते हैं, जो कि सचिवालय पीटी का है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल।